सम्राट अशोक एक ऐसा नाम जो कि आपने पक्का सुना होगा, क्योंकि एक ऐसा राजा हुआ जिसने भारत के चारों दिशाओं के अंदर अपने साम्राज्य को बड़ा किया और जिस राजवंश में इनका जन्म हुआ उसका नाम है मौर्यन एम्पायर। तो आज के इस खास लेक्चर के अंदर मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पर हम पिक्चर्स के थ्रू इस मौर्यन एम्पायर की शुरुआत से लेके अंत तक की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए इस सफर के ऊपर चलते हैं। अगर हम सबसे शुरुआत में बात करें तो ये है भारत, जो कि 0 से 500 साल पहले 500 बीसी को है, और यहाँ पर हमारे पास अशोका के टाइम पीरियड का एम्पायर है जो कि लगभग 250 साल के बाद 250 बीसी के आसपास हमारे को देखने को मिलता है। और जहाँ पर पहले भारत छोटे छोटे राजवंशों में, छोटे छोटे कस्बों में बटा हुआ था, तो पहला ऐसा एम्पायर खड़ा किया गया जिसने ऑलमोस्ट होल ऑफ द इंडिया को कंसोलिडेट किया और एक राजा के अंदर लाके खड़ा कर दिया। इसी वजह से अशोक को सबसे बड़ा राजा माना जाता है। अगर हम शुरुआत से बात करें कि ये मौर्यन एम्पायर या फिर मगध है क्या, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज में जाएं तो वहां पर आयरन की खोज होगी, और इस आयरन की वजह से हमने क्या किया, इन सारे एरियाज को डिफॉरेस्टेशन करते हुए उनको खाली किया, उनको प्लेन बनाया और वहां पर लोगों की पॉपुलेशन को रखना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि यहां पर जो एरिया था, जो लैंड थी, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, और इसी फर्टिलिटी की वजह से हमारे पास आया इकोनॉमिक सिक्योरिटी और उससे निकली हमारे पास फूड सिक्योरिटी। क्योंकि जिस जगह के ऊपर खाने की भरमार हो तो वहां पर पॉपुलेशन अपने आप बढ़ेगी। तो आप यहां पर देखोगे कि ऑलमोस्ट इसी साइड के ऊपर बहुत बड़े शहर बनने लग जाएंगे जिनको हम 16 जनपद के नाम से जानते हैं, और इनमें से 4 बड़े शहर बनेंगे। जैसे आज के टाइम में दिल्ली, मुंबई, ये हमारे शहरों में से सबसे बड़े शहर माने जाते हैं। तो उन 4 में से एक बड़ा शहर था जिसका नाम है मगध। तो मगध की, क्योंकि अगर हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसके जो कैपिटल्स थे, सबसे पहले राजगीर और दूसरे नंबर के ऊपर पाटलिपुत्र, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकली अच्छी लोकेशंस के ऊपर थे, जिसकी वजह से वो बाकी सारे साम्राज्यों से बहुत अच्छे से लड़ सके और मगध एज अ प्लेस बहुत बड़ा बन सका। एंड विद द टाइम ये सारे साम्राज्यों को अपने बीच में मिलाता चला जाएगा। जैसे आप यहां पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मगध पहले बहुत छोटा हुआ करता था, बिहार पटना की साइड में सिमटा हुआ था, विद द टाइम ये बड़ा होगा और इसमें एक एक करके डायनेस्टीज आती चले जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास है हरियाणा का डायनेस्टी, जिसमें फाउंडर है हमारे पास बिंबिसार। उसके बाद आएगा शिशुनागा डायनेस्टी, तीसरे नंबर के ऊपर आएगी नंद डायनेस्टी, और इसी नंद डायनेस्टी के ऊपर बनेगी हमारी मौर्यन एम्पायर, और सबसे पुराना हमारा राजा या फिर सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहां पर भी बहुत एक फेमस कहानी है कि अगर हम ग्रेट नंदा एम्पायर की बात करें तो वो बहुत बड़ा पहले ही बन चुका था। ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आके या फिर अशोक ने आके इस पूरे एम्पायर को बड़ा किया। अगर आपने इनके ऊपर मूवीज देखी हैं, बहुत सारे कथा भी लिखे गए हैं, बहुत सारे प्लेज हुए हैं कि किस तरह से चाणक्य की लड़ाई होगी लास्ट ऑफ द नंदा रूलर, जिसका नाम है धनानंद। अब इनके बीच में कंफ्लिक्ट होगा कि धनानंद सारे ब्राह्मण्स को बुलाएगा और उनको दान दक्षिणा देने लगेगा। तो जो चाणक्य या फिर कौटिल्य की अगर हम बात करें तो वो धनानंद को रोक देंगे कि ये जो तू हमें दान दक्षिणा दे रहा है, ये आम जो गरीब लोग हैं उनके खून पसीने की कमाई है, जिनको पीड़ित करते हुए तूने उनसे लूटी है। तो इस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई होगी, और यहाँ पर चाणक्य उनको कहेंगे कि जब तक मैं इस पूरे नंद साम्राज्य को खत्म नहीं कर देता और एक ऐसा उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ लेता जो कि भारत को सच में राज करने के काबिल हो, तब तक मैं अपनी शिखा को, अपनी चोटी को नहीं खोलूंगा। अगर आपने इनके ऊपर कोई भी मूवीज देखी हैं या फिर प्लेस देखे हैं तो आप इस तरह के दृश्यों को वहां से कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसी खोज में जो चंद्रगुप्त मौर्य को वो मिलेंगे, चाणक्य इनको ढूंढेंगे और इनको जो अपनी बहुत फेमस किताब है या फिर पॉलिटी के ऊपर बहुत फेमस एक स्क्रिप्चर लिखी गई है जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र, तो साम दाम दंड भेद सब कुछ चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाते हुए उनको भेजेंगे कि अब हमारे को अपना एम्पायर खड़ा करना है जो कि सच में गरीबों की सेवा करे और सच में एक पैन इंडिया एम्पायर हमारे को खड़ा करके दे। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें इनकी मदद किसने की, वो है अलेक्जेंडर ने, क्योंकि इसी पूरे टाइम पीरियड के दौरान 326 बीसी में, 0 से 326 साल पहले चंद्रगुप्त के दौरान किसकी इन्वेजन होगी इंडिया में, वो है अलेक्जेंडर की या फिर सिकंदर महान की। उसकी इन्वेजन की वजह से जो नंद एम्पायर का जो पूरा फोकस है वो उसकी तरफ लग गया, एंड चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिला कि वो उससे लड़ सके और पूरे नंद साम्राज्य को हरा सके। तो इस तरह से पहले मगध इतना सा था, बाद में नंद डायनेस्टी के दौरान बड़ा होगा, फिर चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार आएगा, अल्टीमेटली
अल्टीमेटली अशोक के टाइम पीरियड के दौरान पूरा भारत इसमें समा जाएगा। सो दिस इज हाउ द क्रोनोलॉजी गोज बाय। अब ऐसा नहीं है कि जब भी हम अशोक की बात करते हैं तो उसी ने पूरे भारत साम्राज्य को जीता था। उसके पहले दादा ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने थोड़ा बहुत एम्पायर खड़ा किया, फिर दूसरे नंबर के ऊपर बिंबिसार उसका बेटा है उसने खड़ा किया, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास अशोक आता है जो कि पूरे साम्राज्य को बहुत बड़ा कर देगा। और इसमें जो सबसे फेमस उसकी युद्ध है, उसका जो पूरे एम्पायर के अंदर सबसे फेमस उसका एनेक्सेशन है वो है कलिंग का युद्ध। अब कलिंग का युद्ध आपने छोटे होते भी पढ़ा होगा, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी उसको शामिल किया गया है कि एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें लगभग 1 लाख के आसपास के बंदे मारे गए थे। और इसी के बाद अशोक ने अपने धर्म को बदला था और अपनी पॉलिसी जो कि पहले थी बैरी गोशा, उसको धामा गोशा में बदल दिया था। बैरी गोशा का मतलब होता है कि रूल करना वॉर के थ्रू, कॉन्क्वेस्ट के थ्रू, किलिंग के थ्रू, और धामा गोशा का मतलब है जब हम राज करते हैं धर्म के थ्रू। तो आप देखेंगे कि यहां पर एक धर्म परिवर्तन होगा। और यहां पर यह भी एक बहुत बड़ी चीज नोट करने वाली है कि अगर हम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उनका धर्म है जैनिज्म, वो जैनिज्म के उपासक थे। फिर अगर हम बिंदुसार की बात करें तो उनका कौन सा धर्म है, उनका है आजीविका। अब ये सारे अलग अलग सेट ऑफ फिलॉसफीज हैं, मैं आशा करता हूं वो आपको पता होंगे। और अगर हम अशोक की बात करें उनका धर्म है बुद्धिज्म। तो यहाँ पर दादे का और कोई धर्म है, बाप का और कोई धर्म है, और बेटे का और कोई धर्म है, जो कि उस पूरे टाइम पीरियड के कल्चरल एडवांसमेंट को भी दिखाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक इंसान के पास ये फ्रीडम है कि वो अपने धर्म को बदल सकते हैं और अपनी तरह से एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी धर्म ठीक लग रहा है तो आप उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, विच इज पॉसिबली एन इंडिकेशन ऑफ द कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ दैट सोसाइटी। आज के टाइम में अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आपको ये पॉसिबल नहीं दिखेगा, क्योंकि आज के टाइम में हमारे धर्मों के अंदर बहुत ज्यादा रिजिडिटी आ चुकी है और फ्लेक्सिबिलिटी नाम का कोई हमारे को अंसार देखने को नहीं मिलता। बट दैट इज समथिंग फॉर अ डिफरेंट लेक्चर। पर यहाँ पर अगर हम बात करें कि मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना, तो यहाँ पर फिर दोबारा से जो हमारे चाणक्य जी हैं उनकी अर्थशास्त्र को एज अ सिद्धांत माना जाता है कि उन्होंने ही ये पूरा सिद्धांत दिया था जो कि है सप्तांग थ्योरी। अब इस सप्तांग थ्योरी के अंदर वो समझाते हैं कि अगर किसी भी एम्पायर को बहुत ढंग से चल रहे हैं तो उसके टोटल 7 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, 7 इंपॉर्टेंट अंग है, जिसमें दिल कौन है, जिसमें सेंटर पीस कौन है, वो है उसका किंग। तो इसको यहाँ पर सप्तांग थ्योरी को एक तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से किसी साम्राज्य को हम बहुत बड़ा कर सकते हैं और बहुत ढंग से चला सकते हैं। ये सारा कुछ अर्थशास्त्र के अंदर लिखा गया था जो कि विद द टाइम मॉर्यंस के द्वारा एंड अल्टीमेटली अशोक के द्वारा अपनाया गया। अब यहाँ पर अगर हम इस पूरे एम्पायर के आर्किटेक्चर की बात करें तो आज के टाइम में अगर आपने नया न्यूज़ सुनी होगी कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है तो जो उसका एम्बलम है शेरों का, उसको चेंज कर दिया गया है कि वो पहले शेर काफी साऊ या फिर डोसाइल दिखाए गए हैं और जो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर स्टैचू लग रहा है वो शेर काफी फेरोशियस हैं, काफी ज्यादा एक तरह से आप वॉयलेंट उनको मान सकते हैं। तो उसका जो ओरिजिनल टेम्पलेट या फिर उसको ओरिजिनली कहां से लिया गया था, अशोक के द्वारा पिलर्स लगाए जाते थे जिस जहां पर हमारे को सारनाथ पिलर का एग्जांपल मिलता है, तो वहां से इन शेरों की प्रतिमा को कॉपी किया गया था। अब सबसे पहली बात यह है कि अशोक ने इन पिलर्स को क्यों लगवाया, या फिर उसके द्वारा बहुत सारे पत्थर लगवाए जाते थे जिसके ऊपर वो अपना मैसेज को लिखवाया करता था। अब बेसिकली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आज के टाइम में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने प्रचार के लिए, अपने प्रोपेगेंडास के लिए जगह जगह के ऊपर डिजिटल बोर्ड्स लगवाते हैं या फिर फ्लेक्स बोर्ड लगवाते हैं ताकि लोगों तक उनका जो मैसेज है, जो उनका संदेश है वो पहुंच सके। तो उसी तरह से अशोक के द्वारा भी अपने टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि उस टाइम के ऊपर तो कोई डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं था, तो क्योंकि पत्थर ही मेजर सोर्स ऑफ वो थे, कॉमोडिटी थे या फिर मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे, तो उनके ऊपर ही चीज़ों को लिखवाया गया ताकि वो विद द टाइम रहे भी। और यही कारण है कि आज तक हमारे को ये अशोक के जो पूरे मैसेजेस हैं कि वो क्या कहना चाहता था अपनी प्रजा को, ये सारा कुछ हमारे को देखने को मिलता है। और जब अगर इस भाषा की बात करें तो ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखे गए थे, और जब इनको जेम्स प्रिंसेप जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे उन्होंने समझाया था कि इसमें क्या लिखा गया है, तो उसके बाद हमारे को पता लगा था कि अशोक राजा कितना बड़ा था, क्योंकि इनके जितने भी मैसेजेस थे वो सिर्फ यही थे कि पूरी प्रजा को शांति के साथ, एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड बनाते हुए किस तरह से रहना चाहिए, और एक आम इंसान के, एक आम नागरिक के क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं जो कि उसको पूरे करने ही पड़ेंगे। ऑल्दो जो खुद अशोक है वो अपना धर्म किसी के ऊपर भी नहीं थोपता था, पर फिर भी वो उसके साथ साथ एक सही संदेश दे देता था कि अगर हम धर्म की बात करें वो हमारे को क्या सिखाता है। और ये चीज आज के टाइम में भी हम इस ऐतिहासिक चीज से सीख सकते हैं कि अगर कोई राजा सही से काम करे वो अपनी प्रजा को किस तरह से सीख दे सकता है। उसके अलावा आप अगर इस आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके रिफ्लेक्शन आपको आज के टाइम में भी बहुत बड़ी जगहों के ऊपर मिल जाएंगे। पर
यहाँ पर हमारे को इतिहास से क्या सीखने को मिलता है कि हजारों साल पहले भी जो राजा हैं वो अपनी बातें बताने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। आज के टाइम में बस वो जरिया बदल गया है। आज है डिजिटल रेवोल्यूशन, तो हमारे को बोर्ड्स लगे हुए मिलते हैं, उस टाइम के ऊपर तस्वीरें और इस तरह की जो प्रतिमाएं हैं वो बनाई जाती थी। उसके बाद अगर हम बात करें इस पूरे आर्किटेक्चर के अंदर आपको बहुत सारे स्तूपास बने हुए मिल जाएंगे, जैसे सांची स्तूपा, भरूच स्तूपा। ये स्तूपास बेसिकली क्या है कि जहां पर भी बुद्धिज्म के किसी भी धर्म के जो संत हैं या फिर मान लीजिए कोई बुद्धिज्म से जुड़े हुए बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जब उनका देहांत होता था तो उनके जो अवशेष हैं या फिर उनके जो बॉडीज हैं उनको स्टोर किया जाता था कुछ जार्स के अंदर। अल्टीमेटली उनके ऊपर एक तरह का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता था जिसको हम स्तूपास कहते हैं, और जगह जगह के ऊपर आपको बहुत फेमस स्तूपास लगे हुए मिल जाएंगे जो कि मौर्यन एम्पायर के द्वारा एंड स्पेशली अशोक के द्वारा ही बनाए गए थे। और उसके बाद यहाँ पर हम डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर की बात करें तो आपको ये सब पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को उठा लें तो दुनिया में वो हमेशा के लिए कभी भी नहीं रहेगी। तो चाहे कोई से बड़ा एम्पायर आ जाए या फिर छोटी से छोटी चीज़ आ जाए, वो एक दिन ख़त्म होगी ही होगी। और इसका एग्जाम्पल हमारे को मॉडर्न एम्पायर के अंदर भी देखने को मिल जाता है कि अगर अशोक बहुत बड़ा राजा था, बहुत पुख्ता एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना के भी चले गया, फिर भी उसका एम्पायर ख़त्म हुआ और उसके देहांत के लगभग 100 साल के अंदर ही ये पूरा साम्राज्य खिलर टूट गया। अगर हम पूरे साम्राज्य की बात करें, यहां पर पाकिस्तान की साइड से, ऑल्दो उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान हमारे इंडिया का ही पार्ट था और अफगानिस्तान भी ऑलमोस्ट इंडिया में ही माना जाता था, पर फिर भी उस साइड से, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स आने शुरू होंगे। इनमें सबसे पहले इंडो ग्रीक्स, साइथियंस, पार्थियंस एंड कुशानाज आएंगे। कुशानाज के अंदर सबसे फेमस किंग कनिष्क आएगा, जिनको आप जानते होंगे। और अगर हम इस पटना साइड की बात करें तो यहां पर हिंदू रूलर्स आएंगे, जहां पर है शुंगा एम्पायर एंड कन्वा एम्पायर। तो यहां से हमारे को क्या सीखने को मिलती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर आप कुछ भी कर ले दुनिया में, वो चीज एकदम खत्म, एक दिन खत्म होगी, आप उसको नहीं रोक सकते। एक बहुत फेमस पैटर्न है हिस्ट्री का, जो कि शायद आपने पहले सुना भी होगा, दैट हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन विल क्रिएट गुड टाइम्स विल क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन विल क्रिएट हार्ड टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि अशोक ने मान लीजिए अगर बहुत अच्छा टाइम लाके दे दिया, तो उस अच्छे टाइम की वजह से आगे जो उसके उत्तराधिकारी आएंगे, जो उसके सक्सेसर्स आएंगे, वो वीक होंगे और उन वीक मैन की वजह से बुरा टाइम दोबारा से शुरू हो जाएगा, जिस वजह से हमारे को मॉडर्न एम्पायर देखने को मिलेगा। अब उस टाइम के अंदर ऑल्दो डायनेस्टीज हुआ करती थी, राजवंश हुआ करते थे, पर आप उसको आज के टाइम में इस तरह से सीख सकते हैं कि आज पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी, कुछ साल के लिए रूल करेगी और फिर वो खत्म होगी, दोबारा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, वो रूल करेगी और वो खत्म हो जाएगी। अगर किसी को ये लग रहा है कि यही हमेशा सेम चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे को पूरा इतिहास यही दिखाता है कि कोई साम्राज्य चाहे जितना भी मर्जी बड़ा हो जाए, वो एक दिन खत्म होगा ही होगा। और यहाँ पर सबसे एक खास बात क्या है कि अगर हम इन सारे साम्राज्यों के बीच में देखें, जो भी राजा बीच में आएगा वो सबसे बड़ा राजा बनेगा। जैसे कि अशोक, मौर्यन एम्पायर के अंदर देखें तो बीच में अशोक आया, गुप्ता एम्पायर के अंदर देखें तो बीच में चंद्रगुप्त II और समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त आएंगे। फिर अगर हम उसके बाद दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उनमें बीच में तुगलक्स आएंगे, एंड अगर हम मुगल्स की बात करें तो उसमें सबसे बीच में कौन आएगा, अकबर आएगा। तो हमेशा जो सबसे बड़ा राजा है वो बीच में आएगा। उसका मतलब क्या है कि ये सबसे समृद्ध टाइम है और इसके बाद जो टाइम है वो बुरा आने वाला है, क्योंकि इससे अच्छा टाइम नहीं आ सकता। और जब भी अच्छा टाइम आएगा तो उसके साथ बुरा टाइम आना लाजमी है, जैसे दिन के साथ रात आनी लाजमी है। तो यहाँ से हमारे को इतिहास के बारे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे को यही हमेशा संदेश मिलता है कि नीचे होके चलना चाहिए, कि पता नहीं कब समय बदल जाए। ये मॉरल लेसन्स कभी फिर और किसी चीज़ के लिए। तो ये थी आज हमारी स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑन मॉडर्न एम्पायर की। उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, उसको ख़त्म कहाँ पर किया जाएगा, पिक्चर्स के थ्रू। ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिटेल्स है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पर लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक समरी है, तो मैं आशा करता हूँ ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से जितने भी भारत के एम्पायर्स हैं, गुप्ता एम्पायर, मुगल एम्पायर, इन सबको हम इन पिक्चर्स के थ्रू 10 मिनट के आसपास कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो वेरी मच।